आज हम टॉपिक लेके आए हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट। हर बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। टॉपिक का नाम है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। क्या है जी मांग का नियम? हमने अभी तक जो पिछली 3 क्लासों में पढ़ा वो केवल डिमांड पढ़ी है, मांग पढ़ी है। मांग एक अलग कंसेप्ट है, मांग का नियम एक अलग कंसेप्ट है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है मांग का नियम। ये बेस्ड आपका डिमांड के ऊपर ही है। जैसे हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि मांग को प्रभावित करने वाले बहुत से घटक होते हैं। यदि उनको मैं वापस लिखूं तो सबसे पहले लिखा था आपने वस्तु की कीमत। हम पिछली क्लासों में ये पढ़ चुके हैं कि वस्तु की कीमत मांग को प्रभावित करती है और मांग प्रभावित होती है। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था कि उपभोक्ता की यदि आय चेंज हो जाए, उपभोक्ता की आय परिवर्तित हो जाए तो भी वस्तु की मांग परिवर्तित होती है। तीसरे पॉइंट पे हमने जिक्र किया था मौसम का। चौथे पॉइंट में हमने जिक्र किया था जलवायु का। इसी में आ जाएगा जलवायु मौसम को एक ही आप लिख सकते हो। चौथे पॉइंट पे हम जनसंख्या को लिख सकते हैं, जनसंख्या। फिफ्थ पॉइंट में हमने पढ़ा कि यदि आदमी की रुचि स्वभाव या आदत में कुछ चेंज आता है, कुछ परिवर्तन आता है, तो वो परिवर्तन आपकी मांग को भी परिवर्तित कर देगा। नंबर 6 पे हमने पढ़ा था कि फैशन चेंज होता है तो भी मांग चेंज होगी, क्योंकि हम आज कौन सी चीज पहनना चाहते हैं, कैसा रहना चाहते हैं, आज मकान के नक्शे किस प्रकार के चाहिए, आज जो फैशन है उसी प्रकार के मकान की डिमांड होगी। आज कपड़े कौन सा फैशन चल रहा है, कौन से कलर का फैशन चल रहा है, उसी की ही डिमांड होगी। तो फैशन भी मांग को प्रभावित करता है। और नंबर 7 जो हमने पढ़ा था, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें। इसका मतलब अदर रिलेटिव गुड्स प्राइस, ये भी डिमांड को प्रभावित करते हैं। बेटा ध्यान से इस बात को देखना है कि नंबर 1 और नंबर 7 में बहुत अंतर है। नंबर 1 में लिखा हुआ है वस्तु की कीमत और नंबर 7 में लिखा हुआ है अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें। यहां संबंधित वस्तुओं का मतलब वस्तुओं, 2 वस्तुएं हैं। यहां इस पॉइंट के अंदर 2 वस्तुएं होंगी, एक एक्स होगा और एक वाई होगा। एक एक्स है और एक वाई है। एक्स की कीमत होगी तो कीमत एक्स की होगी, तो मैंने लिख दिया प्राइस फॉर एक्स। इसका मतलब है प्राइस किसके? एक्स के, और डिमांड किसकी? वाई की। तो यहां 2 वस्तुएं आपको मिलेंगी। यदि 2 वस्तुएं मिलती हैं, एक एक्स और एक वाई, जरूरी नहीं है कि वहां एक्स और वाई एग्जाम के अंदर आए। वहां किसी भी वस्तुओं के नाम लिख सकता है। वो कह सकता है कार के रेट और पेट्रोल की मांग, कार यूज कर ले, पेट्रोल यूज कर ले। तो आप समझ लेना कि 2 वस्तुओं का जिक्र हुआ है, तो पॉइंट कहां पे है? यहां पे है। और यदि एक ही वस्तु का जिक्र हो, केवल एक्स ही वस्तु है,
या जिक्र ना ही हो, क्योंकि एक ही वस्तु है तो उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं होती कि वो एक्स है या वाई है। यहां पे प्राइस भी एक्स के है और डिमांड भी एक्स की है। प्राइस भी एक्स के होंगे, डिमांड भी एक्स की, लेकिन यहां प्राइस एक्स के होंगे, डिमांड वाई की होगी। कीमत के साथ दो वस्तुओं का उल्लेख है तो पॉइंट नंबर 7। कीमत के साथ केवल एक वस्तु का उल्लेख है तो पॉइंट नंबर 1। इतनी चीजें हैं जो मांग को प्रभावित करती है। ये हमने पूर्व की क्लास में अध्ययन किया, इनकी डीप स्टडी का अध्ययन किया। अब जो मांग का नियम है इससे ही रिलेटिव है, यहीं से ही निकलेगी। तो भाई यहां ये जो पहला पॉइंट है जिसको हमने नाम दिया था वस्तु की कीमत, इसको एक ब्लॉक के अंदर बंद करते हुए हम आगे लिखेंगे मुख्य घटक, मुख्य कारक। ये जो है आपका मेन फैक्टर है, डिमांड को चेंज करने वाला मेन फैक्टर है। डिमांड सभी चेंज करते हैं, ध्यान दें, लेकिन सबसे ज्यादा जो चेंज करता है वो आपका वस्तु की कीमत करता है। जितना चेंज इसने किया उतना चेंज कोई भी नहीं करता। इसलिए पॉइंट नंबर 1 को, जिसको हमने नाम दिया वस्तु की कीमत, इसको हम कहेंगे कि ये मुख्य घटक है हमारे लिए, या ये हमारे लिए मेन फैक्टर है। बाकी जितने भी आपके कारक है या घटक है, एक कारक भी बोल सकते हैं, घटक भी बोल सकते हैं, फैक्टर भी बोल सकते हैं, इन सब फैक्टर्स को हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं और इसको नाम देंगे हम अन्य घटक या अन्य कारक। इंग्लिश में यदि हम इसको बताएं तो अदर फैक्टर। कई बार इसके लिए वर्ड आ जाता है अन्य बातें, ये अदर थिंग्स। तो ये सारी बातें इसी के लिए आए हैं। अन्य कारक बोल सकते हैं, अन्य घटक बोल सकते हैं। कुछ कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसके लिए शब्द यूज किया गया अन्य बातें, और ये जो है अदर फैक्टर। तो मांग को प्रभावित करने के लिहाजे से दो प्रकार के पार्ट हो गए, एक मेन फैक्टर और एक अदर फैक्टर। मेन फैक्टर कौन सा है? वस्तु की कीमत, और बाकी सारे क्या कहलाएंगे आपके अदर फैक्टर। हमें मांग के नियम को डिफाइन करने से पहले इसकी स्टडी करनी जरूरी है। तो इस अब तक की क्लास में आप ये सीख चुके हो कि मेन फैक्टर क्या है और अदर फैक्टर क्या है। प्राइस ऑफ कमोडिटी आपके लिए मेन फैक्टर रहेगा, बाकी सारे फैक्टर जो है आपके लिए अदर फैक्टर रहेंगे। तो वस्तु की कीमत मुख्य कारक, बाकी सारे अन्य कारक। अब चलते हैं मांग के नियम की डेफिनेशन के ऊपर कि मांग का नियम किसे कहते हैं, क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यदि हम लिखें तो यहीं से डेफिनेशन, इसी पॉइंट से जो पुराना है वहीं से ले। हम यहां लिखेंगे अन्य बातों के स्थिर रहने पर। ये बहुत कुछ कहेगी, ये लाइन बहुत कुछ कहेगी है, इसको ध्यान से समझे। अभी हमने जिक्र किया था कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अन्य बातों का मतलब क्या है। तो उसके लिए मैंने आपको ये सारा चार्ट बनवाया। ये जो सारी चीजें हैं, उपभोक्ता की आय, मौसम, जलवायु, जनसंख्या, रुचि, स्वभाव, आदतें, फैशन, रिलेटिव गुड्स के प्राइस, ये सारी चीजें जो हैं आपकी अन्य बातें हैं। तो इन्होंने क्या बोला? अन्य बातों के स्थिर रहने पर। इसका मतलब ये सारी चीजें स्थिर रहेंगी। कौन कौन सी चीज स्थिर रहेगी? उपभोक्ता की आय स्थिर रहेगी। मान लीजिए एक उपभोक्ता 40,000 कमा रहा है, तो आप उसकी इनकम 40,000 ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ना 40 से 35 पे आएगा, ना 40 से 45 पे जाएगा। मौसम जैसा चल रहा है
वैसा ही चलेगा, एकदम से कोई चेंज नहीं आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, कोई पॉपुलेशन में चेंज नहीं, रुचियों में कोई चेंज नहीं, स्वभाव में कोई चेंज नहीं, फैशन में कोई चेंज नहीं, रिलेटिव गुड्स के प्राइस में भी कोई चेंज नहीं। इन सब बातों को आप स्थिर रखोगे, फिर आगे डेफिनेशन शुरू होती है। तो इसको, इतनी बात को हम कितने लहजे में रख सकते थे? अन्य बातों के स्थिर रहने को हम ये कह सकते थे, उपभोक्ता की आय स्थिर, जनसंख्या स्थिर, फैशन स्थिर, रुचियां स्थिर, अदर रिलेटिव जो गुड्स है उसके प्राइस भी स्थिर रहेंगे। तो अन्य बातों के स्थिर रहने पर, जब हम अन्य बातों को स्थिर कर दिया तो हमारे पास बचा गया, कौन सी बात बची? तो एक ही बचा, और वो कौन सा है? वस्तु की कीमत। तो अन्य बातें स्थिर रहने पर, जब अन्य बातें स्थिर रहने पर, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग मात्रा घट जाती है। इसके विपरीत जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग मात्रा बढ़ जाती है। जो नियम इस बात की पुष्टि करता है, मांग का नियम कहलाता है। कहने का बात है, वो क्या बताना चाह रहा है आपको कि अदर जो थिंग है, अदर फैक्टर है, वो कांस्टेंट है, अन्य घटक आपके स्थिर है। तो फिर परिवर्तित कौन सा घटक रह गया? मुख्य घटक। और पहले पूर्व की क्लास में बताया था कि जो कीमत है मांग को विपरीत दिशा में प्रभावित करती है। कहने का मतलब है, कीमत बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और कीमत कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। शॉर्ट में हम कह सकते हैं, ये इक्वेशन की यदि पालना होती है तो ये मांग का नियम है। कीमत बढ़ने पे डिमांड कम हो, कीमत कम होने पे डिमांड बढ़े। अब फर्क क्या रहा मांग में और मांग के नियम में? तो देखें, फर्क की यदि हम बात करते हैं तो मांग के अंदर हमने ये शब्द कभी भी यूज नहीं किए थे कि कोई भी फैक्टर, कोई भी कारक स्थिर है। तो मांग के अंदर क्या था? सारे घटक काम कर रहे थे, सारे घटक परिवर्तित थे और सारे घटक मिलकर मांग को प्रभावित करते थे। तो यदि ऐसे दो क्वेश्चन बन जाए कि मांग में कौन सा घटक सक्रिय रहता है, तो मांग के अंदर सारे घटक सक्रिय रहते हैं, चाहे वस्तु की कीमत है, चाहे मौसम है, चाहे फैशन है, चाहे अदर रिलेटिव गुड्स के प्राइस है, सभी चीजें सक्रिय रहती है और सारी चीजें ही मांग को प्रभावित करती है। लेकिन जब हम मांग के नियम की बात करेंगे तो हमने केवल मेन फैक्टर को छोड़कर बाकी सभी फैक्टरों को स्थिर कर देते हैं। स्थिर का मतलब उनको कांस्टेंट कर दिया, उनको बिल्कुल भी निष्क्रिय कर दिया कि वो चेंज हो ही नहीं सकते। जब वो चेंज नहीं होंगे तो वो मांग को प्रभावित भी नहीं कर पाएंगे। जब वो चेंज ही नहीं होंगे, उसको निष्क्रिय खत्म कर दिया हमने, तो बचा क्या हमारे लिए? एक, और वो कौन सा है? आपका मुख्य घटक। और मुख्य घटक का नाम है वस्तु की
कीमत। तो मांग के नियम में कौन सा घटक सक्रिय रहता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल वस्तु की कीमत। इससे रिलेटिव मैं क्वेश्चन बनाऊंगा और ये जो है ये कौन सा नियम कहलाएगा? मांग का नियम। जो नियम इस बात को पुष्ट कर दे, क्लियर कर दे कि ऐसा रिलेशन है। यदि ऐसा रिलेशन है तो आप समझो कि मांग का नियम काम कर रहा है, और यदि ऐसा रिलेशन नहीं है तो मांग का नियम काम नहीं कर रहा। तो हम इस दोनों क्वेश्चनों को मैं लिख देता हूं, कई बार एग्जाम में भी पूछ चुका है। मांग में सक्रिय घटक कौन सा है? यहां मांग की बात हुई है, मांग के नियम की बात नहीं हुई। तो मांग जो हमने पूर्ववत क्लासों में पढ़ा था, तो इसमें सक्रिय घटक कौन सा है? यदि यहां पे वस्तु की कीमत ऑप्शन आ जाए, बी ऑप्शन में हम उपभोक्ता की आय रख लें, सी ऑप्शन में आप मौसम को रख लीजिए, और डी ऑप्शन में यदि उपरोक्त सभी रखते हैं तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? इस केस में हमारा जो आंसर होना चाहिए वो हमारा उपरोक्त सभी होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लहजे में रखा है कि मांग को में कौन सा सक्रिय घटक कौन सा होता है, कि मांग के अंदर कौन सा घटक काम करता है। तो मांग में सारे घटक काम करते हैं, क्योंकि हमने मांग के अंदर ये शब्द कहीं यूज नहीं किया कि ये घटक स्थिर है। और यदि इसी क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दूं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दूं और मैं लिख दूं मांग के नियम में कौन सा घटक सक्रिय है? कौन सा घटक सक्रिय है? सेम क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है कि वहां मांग था और यहां है मांग का नियम। तो इसके अंदर यदि सेम ही ऑप्शन में रख दूं, पहला ऑप्शन हमारे लिए आ जाएगा वस्तु की कीमत, सेकंड जो ऑप्शन आ जाएगा हमारे लिए उपभोक्ता की आय, थर्ड ऑप्शन जो हमारे लिए आ जाएगा मौसम, एंड फोर्थ ऑप्शन आएगा उपरोक्त सभी। सेम मैं ऑप्शनों को यदि यहां पे रखता हूं तो मेरे लिए जो सही आंसर होगा इस केस में केवल वस्तु की कीमत होगी। सेम ऑप्शन और क्वेश्चन भी लगभग सेम, एक हल्का सा फर्क है, इसी फर्क को मैं बताना चाहता था। और आई थिंक दोनों क्वेश्चनों से ये फर्क आप बिल्कुल क्लियर दिया होगा, आपको पता लग गया होगा कि मांग में तो सभी घटक काम करते हैं, कोई भी स्थिर नहीं है, जबकि मांग के नियम में केवल एक ही घटक काम करता है, बाकी को हमने स्थिर कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इन दोनों क्वेश्चनों को मैंने बोर्ड के ऊपर रखा है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हमने यही देखा भी कि मांग का नियम ये है, यदि ये इक्वेशन प्रूफ होती है, कीमत बढ़ने पे मांग घट जाए, तो समझ लो मांग का नियम काम कर रहा है। और मांग के नियम में अदर फैक्टर जो होते हैं वो कांस्टेंट होंगे, अन्य घटक जो होंगे वो स्थिर होंगे। आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे लिए अगला जो पॉइंट आता है मांग सारणी, या हम इसको तालिका कह सकते हैं। सूची, अनुसूची, टेबल, शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल, इंग्लिश में हम इसका नाम जिक्र कर सकते हैं, डिमांड शेड्यूल है ये। तो ये क्या है? मांग अनुसूची, ये क्या है? तो मांग अनुसूची किसको हम कहेंगे? तो इसकी भी यदि हम कुछ दो लाइनें लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कीमत, देखो बार बार कह रहा हूं, पहले कीमत वर्ड आएगा, क्योंकि जो प्रभावित करने वाली चीज होती है वो पहले आती है, और जो प्रभावित होने वाली होती है।
क्योंकि वो तो बाद में प्रभावित हुई है। तो पहला जो शब्द होगा वो प्रभावित करने वाली चर का होता है। तो डिमांड जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो डिमांड क्या हमारे लिए प्रभावित होने वाली चर है, वेरिएबल्स है। तो स्टार्टिंग कहां से लिखेंगे हम? कीमत से। कीमत तथा मांग मात्रा, क्वांटिटी डिमांड। मांग मात्रा के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज कर सकते हैं क्वांटिटी डिमांड। इसमें भी फर्क होता है, मांग अलग चीज होती है, मांग मात्रा अलग चीज होती है। ये अगला कंसेप्ट जो आएगा इससे रिलेटिव है, हम वहां इसको क्लियर करेंगे। कीमत तथा मांग मात्रा में जो विपरीत संबंध बनता है, तो हमने ये पढ़ रखा है कि कीमत और मांग में कौन सा संबंध बनता है? विपरीत। और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप कहीं पर भी सर्च कर लीजिए, कहीं चले जाए, आप जिस जगह पे रहते हो, आपकी मार्केट में रहते हो, आप जिस गली में रहते हो, वहां इसका उदाहरण आपको मिल जाएगा। यदि कोई सब्जी का फ्रूट बेच रहा है और वो जो रेगुलर रेट है उससे काफी कम रेट पे आवाज लगा रहा है, मान लीजिए कोई सेब का जो रेट है 100 रुपए 120 रुपए चल रहा है, तो यदि कोई ऐसी आवाज आप सुनाई देते हो कि 50 रुपए किलो सेब, तो एक बार आप भाग कर जाओगे, उसको खरीदने का प्रयास करोगे क्योंकि वो चीज सस्ती मिल रही है। तो एक ह्यूमन नेचर है कि जैसे ही वस्तु की कीमत कम होती है तो जो व्यक्ति है उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित होता है और उसकी मांग को बढ़ा देता है। तो ये कीमत, और इसको रट्टा नहीं लगाना, आप कंडीशन को रख के देख लीजिए कि ये चीज मुझे सस्ते दाम पे मिलेगी तो क्या मैं इसकी मांग घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा, तो आपको आंसर खुद मिल जाएगा कि यदि आप कीमत को कम करोगे तो उसकी मांग बढ़ जाती है। जो विपरीत संबंध बनता है, इसलिए इनका संबंध कौन सा बनेगा? विपरीत संबंध बनता है उसे जब एक तालिका द्वारा, जब एक सारणी कह सकते हो, तालिका कह सकते हो, अनुसूची कह सकते हो, इंग्लिश में हम शेड्यूल बोलते हैं, एक सारणी द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उसे मांग सारणी कहते हैं। इसके लिए हम यदि एक टेबल बनाना चाहें तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर लिख लिए 1 2 जो भी आप लिखना चाहो। तो सेकंड वन मैंने उसके प्राइस लिख दिए, थर्ड वन मैंने उसको डिमांड लिख दी। ये 5 ऑप्शन है। प्राइस 10 रुपए, 10 रुपए प्राइस थे तो उसकी डिमांड 100 यूनिट थी। डिमांड कितनी थी? 100 यूनिट में। जो डिमांड है वो यूनिट में है और जो प्राइस है वो रुपीज में है। रेट क्या था? 10 रुपए। डिमांड कितनी हो रही थी? 100 रुपए की। दुकानदार ने क्या किया? अपना रेट कम करके 8 कर दिया। अपना रेट कम करके 8 कर दिया। जैसे ही वो रेट कम करता है तो इसकी डिमांड पहले से ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि रेट कम हो गया, लोग अट्रैक्ट होंगे, सस्ती चीज मिल रही है, लोग ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीदना पसंद करेंगे, तो इसकी जो डिमांड होगी 120। इसी प्रकार यदि वो रेट और कम कर दे तो ये डिमांड और बढ़ जाएगी, रेट और कम कर दे तो ये डिमांड और ऊपर जाएगी, रेट और कम कर दे तो ये डिमांड और बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि प्राइस कम हो रहे हैं तो डिमांड बढ़ रही है। वही नेगेटिव संबंध को जब हम वर्डिंग में लिखते हैं, ये शब्दों में लिखा, इसी ऋणात्मक संबंध को जब हमने ये शब्दों में लिखा तो इन शब्दों में लिखने से क्या हुआ? ये मांग का नियम बन गया। और इसी संबंध को हमने एक टेबल से लिखा, टेबल से दिखाया तो ये टेबल जो है डिमांड टेबल बन गई। सारणी से दिखाया तो ये एक मांग सारणी बन चुकी है। तो मांग सारणी से इससे ज्यादा ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा इससे रिलेटिव ही है, मांग वक्र। और इसको हम मांग रेखा भी कह सकते हैं।
डिमांड कर्व बोलते हैं इंग्लिश में हम, डिमांड कर्व। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। शब्द वही है, लैंग्वेज वही है, थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या हमने लिखा था? कीमत, कीमत को पहले लिखेंगे, तथा मांग मात्रा में जो विपरीत संबंध है। कौन सा संबंध है? विपरीत, हमेशा विपरीत रहेगा। कीमत और मांग में हमेशा संबंध विपरीत रहेगा। जो विपरीत संबंध है उसे जब एक वक्र, वक्र के लिए हम यूज कर सकते हैं रेखा, द्वारा दर्शाया जाए तो उसे मांग वक्र कहते हैं। हम यदि इसके अंदर डिमांड कर्व को दिखाएं तो हम बिल्कुल दिखा सकते हैं कि जो हमारे पास इकोनॉमिक्स के अंदर जितना भी डायग्राम बनते हैं वो आपके एल शेप्ड बनते हैं। तो इसके अंदर मैंने एल बना दिया है, ओ एक्स ओ वाई। इसके दो अक्ष होते हैं, एक अक्ष का नाम होता है ओ एक्स और एक अक्ष का नाम होता है ओ वाई। यहां हमेशा ही जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो रहता है, और डिपेंडेंट कौन सा? हमारा डिमांड, हम मांग भी कह सकते हैं। और यहां जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? प्राइस। इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि ये जीरो है तो ये जीरो ओ एक्स के लिए भी है और वाई के लिए भी। हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये डिमांड बढ़ती जाएगी। जीरो के राइट साइड 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200, 500, जैसे हम राइट की तरफ जाएंगे इस अक्ष पे, ओ एक्स पे, तो क्या बढ़ेगी? डिमांड। और यदि हम ओ वाई पे जाएंगे तो ऊपर की ओर जाने पे प्राइस बढ़ेंगे, ऊपर की ओर जाने में प्राइस बढ़ेंगे, राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिमांड बढ़ेगी। तो इनके ऊपर जो नेगेटिव रिलेशन है, इस नेगेटिव रिलेशन के कारण जो कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऋणात्मक। इसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करेंगे? ऋणात्मक ढाल का। ये जो है डिमांड कर्व है। आप चेक करना चाहो तो इसको अंदर देख सकते हो कि ये देख लीजिए प्राइस कितने हैं, इतने प्राइस है भाई। इसको हम नाम रखना चाहो तो ओपी, कितने प्राइस थे? ओपी। और इस ओपी प्राइस पे डिमांड कितनी थी? ओ क्यू। क्वांटिटी, डिमांड को हम क्वांटिटी से शो करते हैं इसलिए क्यू लिख दिया जाता है, कीमत को हम प्राइस लिखते हैं इसलिए पी से शो कर दिया जाता है। तो ओपी कीमत पर आपकी क्वांटिटी क्या थी? ओ क्यू। और बाय द वे आपने अपनी कीमत कम कर दी तो एक नई जो कीमत आई OP1, कीमत कम की है तो निश्चित रूप से वो पहले पी पॉइंट से नीचे बनेगा क्योंकि कीमत कम का सिग्नल है, और यदि ऊपर जाते तो हम कीमत बढ़ जाती। तो जैसे कीमत कम की तो आप देखो कि आपने इस वक्र को यहां टच किया और यहां टच किया तो डिमांड भी आपकी क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये बता रहा है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग इसी बात को बता रहा है कि कीमत और मांग में कौन सा संबंध है? विपरीत संबंध है। इस ढाल के लिए जो हम शब्द यूज करते हैं ये कौन सा ढाल है? मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक है। ढाल का मतलब होता है स्लोप। यदि आप नीचे की ओर स्लोप हो रहे हो तो ऋणात्मक है, यदि ऊपर की ओर जा रहे हो, जैसे सीढ़ियां जाती हैं, सीढ़ियां जैसे ऊपर की ओर चलती हैं वो घनात्मक ढालू होती है। जो घर का जो रैंप भी आप देखते हो नीचे की ओर जा रहा है वो ऋणात्मक ढालू होता है। तो जो मांग वक्र है आपको कैसा दिखाई दिया? ऋणात्मक ढालू। जब भी संबंध विपरीत बनेगा जो ढाल की जो शेप होगी वो ऋणात्मक ढालू होगी, और जब भी आप संबंध सीधा होगा तो वक्र का जो ढाल होता है वो घनात्मक होता है। तो अब जो क्वेश्चन जो हमारे लिए आता है इसके लिए हम एक शब्द और भी यूज कर देते हैं, कई बार यूज कर लेते हैं
कि हम जब लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो साइड है हमारी राइट है और ये जो साइड है हमारी लेफ्ट है। ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि बाईं ओर से दाईं ओर गिरता हुआ। देखो जी, बाईं से दाईं ओर क्या हो रहा है? गिरता हुआ, गिर रहा है, आपके सामने है। तो ऋणात्मक ढाल को एक और शब्दों में भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी एग्जाम में ये ऑप्शन भी दिया जा सकता है। जरूरी नहीं कि ऋणात्मक ढाल ही आपके सामने आए। तो ऋणात्मक ढाल का दूसरा नाम है बाईं ओर से दाईं नीचे गिरता हुआ। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, वो पूछता है कि भी मांग वक्र ऐसा क्यों बनता है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है और कई कंपटीशन एग्जाम में मैं इसको देख चुका हूं। तो ये अपने कवर करते हैं। तो क्वेश्चन जो बनता है कि क्या कारण है कि मांग वक्र के ऋणात्मक ढालू होने के कारण। कहने का मतलब वो ये जानना चाहता है कि ये मांग वक्र ऋणात्मक ढालू ही क्यों है। ये ऐसा भी तो बन सकता था, ये ऐसा भी बन सकता था, ये ऊपर चढ़ता हुआ भी बन सकता था। ये ऐसा ही क्यों बना, इसके पीछे क्या कारण है। तो जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं तो इसके पीछे 4 कारक हैं और इन चारों को अपने को याद रखना है कि मांग वक्र के ऋणात्मक ढालू होने के क्या कारण है। तो मांग वक्र के ऋणात्मक होने के जो कारण है, सबसे पहला कारण है आय प्रभाव। पहला कारण कौन सा है? आय प्रभाव। एक आय का प्रभाव पड़ता है, इनकम का इफेक्ट पड़ता है। हम पढ़ेंगे कि इनकम इफेक्ट क्या होता है। सेकंड वन है प्रतिस्थापन प्रभाव। तीसरा है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना। और चौथा और लास्ट जो पॉइंट है वो है नए क्रेताओं का बाजार में प्रवेश। इन 4 कारणों से मांग वक्र जो है आपका ऋणात्मक बनता है। ये वही 4 कारक है जो ये भी बताते हैं कि मांग वक्र का जो संबंध ऐसा बनता है, विपरीत क्यों बनता है, ऐसा क्यों, क्या कारण है कि मांग वक्र का संबंध विपरीत बना। तो इसके पीछे भी ये 4 कारक है। तो हमें इनके नाम याद रखना है। सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर यही क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा कारक है जो मांग वक्र को ऋणात्मक ढालू होने का कारण नहीं है। तो 3 यहां से ऑप्शन आए थे और एक ऑप्शन बाहर से आया था, उसको हमने टिक करना था। और वो बाहर का जो ऑप्शन था वो था प्रदर्शन प्रभाव। तो प्रदर्शन प्रभाव मांग वक्र के ऋणात्मक होने का कारण नहीं है। मांग वक्र के ढाल के ऋणात्मक होने का कारण ये 4 है। अब हम पढ़ते हैं कि ये कैसे प्रभावित करते हैं, क्या है। वैसे देखा जाए तो आपके सेकंड ग्रेड के अंदर केवल नाम ही उपयोगी है, इसके अलावा इसका वर्णन करना हमें जरूरी नहीं है कि क्या होता है आय प्रभाव, क्या होता है प्रभाव, क्या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कैसे वर्क करता है, हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। चले, सबसे पहले तो हमें, जब हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो कुछ अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं हमें डिसाइड करनी पड़ती है। तो एक कंसेप्ट हमारे सामने 2 आता है। एक आती है आय,
और एक आती है वास्तविक आय। सबसे पहले हम इस चीज के ऊपर चले कि आय और वास्तविक आय में बहुत फर्क है। आय का मतलब होता है मौद्रिक आय। आय का मतलब है कौन सी आय? मौद्रिक आय। आय का मतलब है मौद्रिक आय। जैसा आप कहते हो कि भाई मैंने 40,000 रुपये मेरी मंथली इनकम है, 50,000 रुपये किसी की मंथली इनकम है, किसी की 60,000 रुपये मंथली इनकम है। ये जो आय होती है इसको मौद्रिक आय, मॉनेटरी इनकम, नॉमिनल इनकम या सिंपल आय शब्द कहते हैं। और जब इसी आय को हम उसके कीमत सूचकांक या वस्तुओं की कीमत से डिवाइड कर देते हैं, कीमत सूचकांक से डिवाइड कर देते हैं, इट मींस महंगाई कितनी है, भी हम वो आपके लिए क्या कहलाती है? वास्तविक आय। कैसे? आपने कहा कि 40,000 रुपये आदमी कमा रहा है, 40,000 को कमाने से वो किसी भी वस्तु की 100 यूनिट परचेज कर रहा है। 40,000 से वो किसी भी वस्तु की 100 यूनिट परचेज कर सकता है। इट मींस 400 रुपये पर यूनिट है, तो उसके 40,000 खर्च होते, वो कितनी यूनिट परचेज कर सकता है? 100। अब यदि उसकी इनकम बढ़कर 50,000 हो गई तो मौद्रिक आय तो बढ़ गई, हम सीधा कहेंगे कि मौद्रिक आय बढ़ चुकी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी कमाई ही बढ़े, उस वस्तु की कीमत भी बढ़ सकती है जिसको वो खरीद रहा है। और जिस वस्तु को वो खरीद रहा है उसकी जो कीमत हमने पहले रखी थी 400 रुपये, और वो 100 यूनिट खरीदता था, तो 400 रुपये उसकी रेट थे, कीमत थी, और इस कीमत को हमने उसकी 100 यूनिट से इंटू किया तो हमारे 40,000 रुपये खर्च हो गए थे, और हमने कहा कि वो 100 यूनिट परचेज कर रहा है। अब जो आपकी 400 रुपये की वस्तु थी वो वस्तु बढ़कर 600 रुपये की हो जाती है। कीमत क्या होगी वस्तु की? 600 रुपये होगी। ठीक है, आय बढ़ी, लेकिन आय बढ़ने के साथ साथ कीमत भी क्या हो गई? बढ़ गई। तो अब जो है, जो इसकी हम कितनी डिमांड परचेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कितने हैं? 50,000 रुपये हैं, और हमने उसकी कितनी, एक वस्तु यूनिट की कीमत क्या है? तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो हम उसकी 83.33 यूनिट, तो हम उसकी 83 यूनिट ही खरीद पाएंगे। तो हमारी जो खरीदने की जो शक्ति है वो कम होगी। इस खरीदने की शक्ति को ही हम वास्तविक आय कहते हैं। तो वास्तविक आय के लिए दूसरा जो शब्द होता है वो होता है क्रय शक्ति। किसकी क्रय शक्ति? मुद्रा की। तो वास्तविक आय के लिए जो हम एक शब्द यूज करते हैं वो कौन सा है? मुद्रा की क्रय शक्ति। ये नॉमिनल इनकम नहीं होती हमारी, ये आय नहीं होती जो हम अचीव करते हैं। जब हम अचीव करने वाली आय जो हम किसी दुकानदार से या किसी सर्विस में कर रहे हैं, तो अपने मालिक से जो हम लेते हैं, पगार लेते हैं, उसको हम मौद्रिक आय या नॉमिनल इनकम कहते हैं। और उसको इंडेक्स से, प्राइस इंडेक्स से हम डिवाइड कर दे तो वो हमारे लिए बनती है वास्तविक आय। और वास्तविक आय का दूसरा नाम कौन सा है आपका? क्रय शक्ति। किसकी क्रय शक्ति? उपभोक्ता की क्रय शक्ति। यहां जो आय शब्द का यूज हुआ है, यहां जो आय शब्द का यूज हुआ है, ये वो आय नहीं है कि जो आप किसी अपने मालिक से लेते हो, ये वास्तविक आय है। यहां आय का मतलब कौन सी आय से है? वास्तविक आय, जिसको हम परचेजिंग पावर कह सकते हैं। तो ये वो कंसेप्ट है जो अभी हमने डिस्कशन किया। अब एक चीज और हमें चाहिए, क्योंकि आगे हम गिवन गुड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, तो यही थोड़ा सा देखें कि कीमत जो होती है, कीमत जैसी हम चेंज करते हैं तो कीमत का प्रभाव पड़ता है। कीमत चेंज होने का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है, जिसको हम नाम देते हैं कीमत प्रभाव। जिसको हम नाम देते हैं कीमत प्रभाव। यह प्रभाव दो भागों में बटा होता है। एक भाग का नाम है आय प्रभाव और एक का नाम होता है
प्रतिस्थापन प्रभाव। ये सीधा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो कीमत प्रभाव को यदि मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं तो मैं प्राइस इफेक्ट लिख सकता हूं, और प्राइस इफेक्ट लिखने के लिए मैंने पीई का यूज किया है। इसी प्रकार मैं इनकम इफेक्ट को लिखना चाहूं तो आई, और सब्स्टिट्यूट इफेक्ट को लिखना चाहूं तो एसई। एस का मतलब सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, आई का मतलब इनकम इफेक्ट, और पीई का मतलब प्राइस इफेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कीमत प्रभाव को किन दो प्रभावों में विभक्त किया जा सकता है, या इक्वेशन बेस दे सकता है कि कौन से दो प्रभावों को जोड़ा जाए कि कीमत प्रभाव बन जाए। तो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को यदि आप जोड़ते हो तो ये आपके लिए प्राइस इफेक्ट या कीमत प्रभाव बन जाता है। अब हमें यह चीज प्रूफ करनी है कि मांग का नियम लागू हुआ तो ही मांग वक्र ऋणात्मक बना। तो मांग वक्र के ऋणात्मक होने का मतलब है कि इन दोनों का नेगेटिव होना, कीमत और डिमांड का नेगेटिव होना। ऐसे कौन सी चीजें हैं जो ये क्लियर करती है कि कीमत बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाए। तो अब यहां हम एक समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए किसी कॉमोडिटी के जो प्राइस है, कीमत है, वो कम होगी। कीमत क्या होगी? कम होगी। जैसे हम किसी भी चीज की कीमत को कम करते हैं तो हमारे पास दो प्रभाव पड़ेंगे। तो इसको कीमत कम दिखाना चाहते हो तो यह दिखा भी सकते हो कि प्राइस आपके 10 है तो दूसरे प्राइस आपने क्या कर दिए? 8 कर दिए। इसका मतलब आपने कीमत को कम कर दिया। पहले कीमत कौन सी थी जिसको हमने पी से लिखा? 10 रुपए। कम करके जो नई कीमत आई वो थी आपकी 8 रुपए, तो हमने लिखा P1। कीमत कम होगी आपके सामने। अब कीमत को कम करते ही दो प्रभाव दिखाई देंगे, एक है आय प्रभाव और एक है प्रतिस्थापन प्रभाव। आय प्रभाव, यहां आय जो शब्द यूज किया गया है, मैंने अभी आपको बात की, ये आय कौन सी आय है? ये वास्तविक आय है। ये मौद्रिक आय नहीं, वो आय नहीं है जिसका अध्ययन आपने मांग के अंदर दूसरे पॉइंट के अंदर पढ़ा था कि उपभोक्ता की आय, वो मौद्रिक आय थी। लेकिन यहां पे कौन सी आय है? ये वास्तविक आय है। और इसको वास्तविक आय के कारण इसको आय प्रभाव लिख दिया जाता है, वास्तविक आय। और इसी को हम बोल सकते हैं मुद्रा की क्रय शक्ति। एक ही बात है। इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? सुने। फिर मान लीजिए एक आदमी के पास जो बजट है वो 100 रुपए है। कितना बजट है? 100 रुपए है। तो पहले वो कितनी मांग कर सकता था वस्तु की? क्योंकि उसके बाद टोटल अमाउंट क्या है? 100 रुपए। पहले रेट क्या थे? पहले डिमांड क्या थी? पहली डिमांड को मैं डी लिख देता हूं। डी मतलब प्रथम डिमांड। पहले 100 रुपए को वो खर्च करता था तो 10 रुपए की एक वस्तु मिलती थी, तो उस कितनी डिमांड करता था वो? 10। एक वस्तु 10 की मिलती थी तो 10 वस्तुएं किसकी कितने की मिलेगी? 100 रुपए की। बजट कंप्लीट। लेकिन अब वो पहले से क्या कर सकता है? ज्यादा डिमांड कर सकता है। क्यों? इसको मैंने D1 लिख दिया। क्यों? अब उसकी कीमत कम हो गई, कितनी रह गई है? 8 रुपए। लेकिन बजट में कमी नहीं आई। तो हम अब वो क्या कर सकता है? तो जैसे इसको तो हमने निकालने के लिए बजट को किससे भाग किया था? कीमत से। बजट को कीमत से निकाल लिया कि वो कितनी यूनिट खरीद सकता था? 10 यूनिट। अब हमारे पास बजट क्या है और फिर भाग कर देंगे किससे? कीमत से। तो बजट 100 रुपए है और भाग कीमत से किया तो कीमत कितनी अब? 8 रुपए। तो इसका मतलब वो 12.5 यूनिट परचेज कर सकता है। तो ये इफेक्ट हमें दिखाई दिया कि जैसे ही वो प्राइस कम करेगा तो उसकी डिमांड बढ़ गई। ये जो चीज है ये आय प्रभाव है। और इसने ये प्रूफ कर दिया कि आप प्राइस को नीचे लेके जाओगे तो प्राइस इफेक्ट जो है, सॉरी, आप प्राइस डाउन लेके जाओगे तो जो इनकम इफेक्ट है डिमांड को ऊपर कर देगा। ये आपके सामने इक्वेशन मैंने सेट करके रखी हुई है। तो ये जो चीज है ये आपकी क्या कहलाती है? आय प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव के ऊपर चलते हैं। तो प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है कि देखो जी, रियल बाजार में हम बहुत सी वस्तुएं खरीदते हैं। देखें, एक व्यक्ति है,
या जो जनता है वो बहुत सी कमोडिटी खरीदती है, तो जनता के पास कोई एक्स वस्तु भी है, वैसे उससे संबंधित वाई भी है, वैसे उससे संबंधित जेड भी है। सारी दुनिया एक वस्तु का उपभोग नहीं करती, अलग अलग वैरायटीज है, अलग अलग कंपनीज है, कोई पेप्सी पी रहा है, कोई कोक पी रहा है, कोई मरिंडा पी रहा है। अब बाय द वे इसने एक्स ने अपनी कीमत को कम कर दिया, एक्स ने अपनी कीमत को कम कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि कीमत कम किसने की? केवल एक्स ने की है, वाई ने अपनी कीमत कम नहीं की, जेड ने अपनी कीमत कम नहीं की। तो अब क्या होता है कि जो ग्राहक किसके हैं? वाई के। जो ग्राहक किसके हैं? जेड के। ये भी मूव हो जाएंगे किसकी ओर? एक्स की ओर। क्यों? क्योंकि इसके तो रेट कम हो गए, इनके ये यथावत हो गए। कौन सी वस्तु सस्ती होगी? एक्स की। एक्स सस्ती होगी तो लोग वाई को और जेड को छोड़कर किसकी ओर आ जाएंगे? एक्स की ओर जाएंगे, और एक्स की डिमांड क्या हो जाएगी? फिर बढ़ जाएगी। तो ऐसा होने से इस चीज को बोला जाता है प्रतिस्थापन प्रभाव। तो प्रतिस्थापन प्रभाव के अंदर यदि प्राइस ऑफ एक्स आप डाउन करते हो तो डिमांड फॉर एक्स आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्स की कीमत कम हुई है तो जो व्यक्ति जो वाई का उपभोग कर रहा है, जो जेड का उपभोग कर रहा है, वो वाई और जेड को किसकी ओर आ जाएगा? एक्स की ओर आ जाएगा, और एक्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो ये नेगेटिव रिलेशन बन गया। नेगेटिव रिलेशन बन गया तो ये इक्वेशन प्रूफ होती है। इस इक्वेशन प्रूफ होने के कारण ही डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोप्ड बनेगा। तो पहले हमने यहां दो प्रभावों का जिक्र किया, एक आय प्रभाव और एक प्रतिस्थापन प्रभाव। हमें ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कीमत प्रभाव कितने भागों में बटा हुआ है। तो कीमत प्रभाव दो भागों में बटा हुआ है। पहले प्रभाव को क्या बोलते हैं? आय प्रभाव। दूसरे प्रभाव को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन प्रभाव। आय प्रभाव कौन सा होता है? आय प्रभाव यहां आय से कोई लेना देना नहीं है, जो हमारी इनकम है, रियल इनकम है, उससे नहीं कोई मतलब। हमारा यहां जो आय का मतलब है आपकी वास्तविक आय से है, और वास्तविक आय को हम क्या बोल सकते हैं? मुद्रा की क्रय शक्ति। तो जैसी उसके पास कितनी पावर है, उसके पास जो बजट है, उस बजट वो कितनी मांग कर सकता है। तो बजट उसके पास 100 रुपए था, पहले कीमत 10 थी, तो उसने अपना सारा बजट वो खर्च करके कितनी परचेज कर सकता था, कितनी डिमांड करता था? 10। लेकिन जैसे ही रेट कम हुए तो उसके पास अब उस वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीदने की शक्ति आ जाती है। तो वो अब कितनी यूनिट खरीदता है? 12.5 यूनिट। तो इससे प्रूफ हो गया कि प्राइस गिरेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। जब ये इक्वेशन प्रूफ हो जाती है तो संबंध नेगेटिव प्रूफ हो जाता है, तो तालिका भी नेगेटिव बनेगी और आपका कर्व भी नेगेटिव बनेगा। तो यहां मांग वक्र के ऋणात्मक होने के दो कारण तो मैंने आपको बता दिए, एक तो आय प्रभाव और दूसरा प्रतिस्थापन प्रभाव। आगामी पे अपने विचार करते हैं, चलते हैं तीसरा पॉइंट समझने के लिए। और प्रतिस्थापन प्रभाव में यह था कि प्रतिस्थापन क्या क्या मतलब होता है? प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? जब एक वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु की ओर चला जाना, इसको प्रतिस्थापन बोलते हैं। तो जो वाई के ग्राहक थे, जो जेड के ग्राहक थे, इन्होंने अपनी वाई और जेड वस्तु को छोड़कर किसकी ओर चले गए? एक्स की ओर। तो इन्होंने वाई और जेड के स्थान पे एक्स को प्रतिस्थापित कर लिया, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। तो इससे भी क्या हुआ कि जैसे इसने कम किए रेट केवल एक्स ने कम किए, वाई ने कम नहीं किए, ने रेट कम नहीं किए। ऐसा होने से एक्स सस्ती हो जाती है, किसकी तुलना? वाई और जेड की तुलना। और वाई और जेड के जो ग्राहक है वो एंटर हो जाते हैं किसकी ग्राहक लिस्ट में? एक्स की। तो एक्स की मांग बढ़ जाती है। तो ये भी इक्वेशन वही बनी, प्राइस घटेंगे डिमांड बढ़ेगी। नेगेटिव रिलेशन प्रूफ होते ही कर्व भी डाउनवर्ड होगा। तीसरा है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो यदि मांग के नियम की हम यदि बात करते हैं तो मांग का नियम बना ही किससे है? सीमांत उपयोगिता। अब इसके बारे में हम आगे जो हमारा अध्याय है उसमें अंदर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि सीमांत उपयोगिता है क्या चीज। समझने के लिहाज से एक हल्का सा सुने। सीमांत उपयोगिता का मतलब है सुख की अनुभूति। हमें जो सुख मिलता है, हमें जो फैसिलिटी मिलती है, हमें जो आनंद मिलता है, उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता जैसे जैसे हम किसी वस्तु की यूनिट का यूज करते हैं तो हमें सुख आनंद कम मिलता है।
पहले की तुलना कम मिलता है। इसलिए यूनिट बढ़ने पर हमारे आनंद की मात्रा कम होती है, हमारी उपयोगिता की मात्रा कम होती है, और इस कारण से हम प्राइस भी कम देना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझे, मान लीजिए आज ही कोई किसी पीवीआर के अंदर, किसी सिनेमा घर के अंदर एक मूवी लगी है, न्यू मूवी है, आप पहले दिन उसको देखने गए, तो आपके जो आनंद की, सुख की अनुभूति होगी बहुत ज्यादा होगी। यदि उसी मूवी को मैं आपको दूसरी बार देखने के लिए भेज दूं उसी टॉकीज में, तो आपको उस आनंद नहीं, पहली बार आया था, दूसरी बार भेज दें तो मात्रा और कम हो जाए। ये भी एक लॉ है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का यूज करते हैं, हम उसकी यूज करते हैं, उससे मिलने वाली वाला जो सुख है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और जनरल भाषा में समझे तो उस सुख, उस आनंद को ही हम उपयोगिता या यूटिलिटी या संतुष्टि कहते हैं। तो इससे यहां क्लियर होता है कि जैसे जैसे हम यूनिट का यूज करते हो, और भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे जैसे हम यूनिट का बढ़ाते हैं। कपड़ों की बात ले सकते हो, आप नई ड्रेस लेके आए मार्केट से, पहली बार जब पहनोगे तो आपको आनंद बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप पैंट शर्ट पहन रहे हो। सेकंड टाइम आप जब पहनोगे आनंद मिलेगा, लेकिन जो आपने पहले पहना था उस आनंद की तुलना में कम। तीसरी बार और कम, चौथी बार और कम। इस प्रकार आनंद हमारा यूनिट बढ़ने के साथ साथ आनंद की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यूनिट बढ़ा तो सुख की प्राप्ति भी क्या होती जाएगी, जैसे जैसे यूनिट बढ़ती जाएगी सुख की प्राप्ति गिरती जाएगी। यूनिट बढ़ती जाएगी, सुख की प्राप्ति गिरती जाएगी। सुख को ही हम बोलते हैं उपयोगिता। सुख बताया गया है आपको समझाने की दृष्टि से, तो उपयोगिता गिरती जाती है। और जब फैसिलिटी गिरती है, उपयोगिता गिरती है, तो आप उसके लिए पैसा भी कम देना चाहोगे कि उपयोगिता कम होगी। आज आप रोडवेज की बस में सफर करते हो, प्राइवेट बस में सफर करते हो, तो आप प्राइवेट में पैसा क्यों ज्यादा देना चाहते हो? इसीलिए कि वहां से सुख, आनंद, उपयोगिता ज्यादा मिलती है। जहां से हमें ज्यादा मिलती है उसके लिए हम ज्यादा प्राइस देने को तैयार होते हैं। तो जैसे उपयोगिता कम हुई तो हम प्राइस को भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो डी का मतलब क्या है, डिमांड है। तो यहां वही चीज निकल के आई कि प्राइस कम थे तो डिमांड क्या हुई, प्राइस कम थे तो डिमांड क्या हुई, बढ़ी। तो ये नेगेटिव रिलेशन फिर वही बना। जब नेगेटिव रिलेशन बनेगा तो आप समझना मांग का नियम काम कर रहा है और वक्र जो होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा। तो ये सीमांत उपयोगिता का कंसेप्ट है। तो सीमांत उपयोगिता हरास नियम हमने लिखा था, सीमांत उपयोगिता हरास नियम का लागू होना। इसका मतलब यही चीज है कि जो आपकी सीमांत उपयोगिता है, हरास का मतलब होता है कम होना, तो सीमांत उपयोगिता आपकी कम होती है। किसी भी चीज का उपयोग ज्यादा करते हो, तो बार बार उपयोग करते हो, तो उससे मिलने वाला सुख, आनंद आपका कम होता जाता है। बहुत से उदाहरण है, आप कोई भी उदाहरण ले सकते हो। आप नई बाइक लेके आए, पहला दिन आप अपनी बाइक पे मार्केट जा रहे हो, आपने गाड़ी परचेज की, पहले दिन गाड़ी चला रहे हो, तो आपको बहुत जबरदस्त आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन उसी गाड़ी को रोज चलाते चलाते 1 साल बाद स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आपको कोई विशेष आनंद नहीं रह जाएगा। और यदि उसी गाड़ी को हमें 10 साल, 15 साल, 20 साल चलाना पड़े तो वो आनंद दुख में भी बदल जाता है। तो इसको हम माइनस में भी कह सकते हैं कि घटती घटती माइनस में भी जा सकती है। तो उसी सुख, आनंद को हम उपयोगिता कहते हैं। टेक्निकल वर्ल्ड जो है हमारा, वो उपयोगिता शब्द आएगा। एग्जाम के अंदर आपको उपयोगिता शब्द ही मिलेगा। तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ी अर्थात डिमांड बढ़ेगी, तो वैसे वैसे उपयोगिता आपकी कम होगी। उपयोगिता कम होगी, आपको जब आनंद कम मिलेगा तो आप उसके लिए प्राइस भी क्या देना चाहोगे, भाई मेरे को तो कम आनंद मिल रहा है तो मैं तो प्राइस भी क्या दूंगा, कम दूंगा, तो आप प्राइस कम दोगे। तो नेगेटिव रिलेशन यहां सेट हो जाता है। इस कारण से आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। और नंबर 4 यदि हम इसके ऊपर चर्चा करें, वो है नए ग्राहकों का बाजार में प्रवेश। अब आपने क्या किया, आपकी वस्तु की जो कीमत है वो 10 रुपये है, समझे? तो ये आपका मार्केट है,
इस मार्केट में 500 लोग आ गए। कितने आपके ग्राहक आ चुके हैं? 500 लोग। और ये 500 लोग आपकी प्रोडक्ट की क्या कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? जब प्राइस क्या है? 10 रुपए। लेकिन बहुत से ग्राहक ऐसे खड़े हैं बाहर, इस बाजार में नहीं आए, बाजार से बाहर हैं, बाजार से बाहर बहुत से ग्राहक है। वो क्यों बाहर है? वो इसलिए बाहर है कि उनकी जेब में 10 रुपए नहीं है। उनका किसी का बजट 8 रुपए है, किसी का बजट 9 रुपए है, किसी का बजट 7 रुपए है, किसी का 8.5 है। तो ऐसे बजट वाले लोग हैं जिनके पास 10 रुपए का बजट नहीं है कि वो इस चीज की मांग कर सके। लेकिन जैसे ही आप अपनी कीमत को गिराकर 8 रुपए कर देते हो, अपनी कीमत को गिराकर क्या कर दिया? 8 रुपए कर दिया, तो इसने आपने कहा कि हमने तो कीमत गिरा दी। अब ऐसा करने से वो लोग जो बाजार से बाहर थे, कौन कौन से लोग? 8, 9, 8.5, ये वाले लोग ये बाजार में एंटर हो सकते हैं और एंटर हो जाएंगे, क्योंकि जैसे रेट आपने 8 रुपए कर दिया तो अब वो इस स्थिति में है कि इसको परचेज कर ले, तो वो बाजार में एंटर हो जाएंगे। तो बाजार में ग्राहकों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्रेताओं की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कहा नए ग्राहकों का बाजार में प्रवेश, नए क्रेताओं का बाजार में प्रवेश। जब वो प्रवेश करेंगे तो ऑटोमेटिक डिमांड आपकी क्या हो जाएगी? अप हो जाएगी। और जब ये नेगेटिव स्लोप बनेगा, ये नेगेटिव इक्वेशन बन गई, तो समझ लेना मांग वक्र भी ऋणात्मक बनेगा। तो ये मैंने पूरी चर्चा करके आपको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर इतना ही पार्ट सफिशिएंट है कि निम्न में से कौन सा घटक मांग वक्र के ऋणात्मक ना होने का कारण है या ऋणात्मक होने का कारण है। दोनों में से कोई भी लहजे में आ सकता है। तो हमारे ये 4 कारक है जो मांग वक्र को ऋणात्मक करते हैं। इन चारों का हमें नाम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर भी आप इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हो तो वो मैंने आपको यहां पर समझाया है। यहां आय प्रभाव का मतलब आपकी इनकम, आपकी आमदनी से नहीं है। यहां आय का मतलब वास्तविक आय से है, जिसका मतलब है मुद्रा की क्रय शक्ति, कि आपके पास कितनी पावर है क्रय करने की। मुद्रा के पास कितनी पावर है वस्तुओं को क्रय करने की, ठीक है। और जैसी कीमत कम होती है तो आदमी ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार होता है। तो यहां हमने आज मांग का नियम और मांग के नियम के साथ साथ मांग सारणी, मांग वक्र के ऋणात्मक ढाल होने के कारण ये पढ़े। और एक चीज और पढ़ लीजिए, मांग के नियम की मान्यताएं। यदि हम यहां देखना चाहें तो एक छोटा सा, हालांकि ये टॉपिक आप पढ़ चुके हो, फिर भी अपने इसको लिख दे के ऐसा क्वेश्चन बना के आ जाए तो मांग के नियम की मान्यताएं, अजम्पशंस। मांग का नियम कुछ मान्यताओं पर आधारित है, कुछ मान के चलता है कि ऐसा ऐसा होगा तब ये इंप्लीमेंट होगा। वो मान्यताएं हमने मांग की परिभाषा में कर रखी थी। मांग की परिभाषा में मैंने आपको शब्द दिया था अन्य तत्वों के या अन्य घटकों के रहने पर, वही मान्यताएं हैं। अब वहां उसको एक वर्ड में लिखा था, अब हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि पहली मान्यता तो हम ये लेके चले हैं कि उपभोक्ता की आय क्या रहे? उपभोक्ता की आय स्थिर रहे, ये मान्यता है। सेकंड जो मान्यता है वो है मौसम या हम जलवायु कह सकते हैं में परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरे हमने बात की जनसंख्या स्थिर रहे। फिर हमने पढ़ा नंबर 4 पे फैशन में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, फैशन में बदलाव नहीं हो। फिर हम 5वें नंबर के ऊपर बढ़ते हैं तो हमने ये भी पढ़ा कि आदमी की रुचि, स्वभाव, आदतों में कोई परिवर्तन ना हो। और यह भी ध्यान रखना कि अन्य संबंधित वस्तुओं
की कीमतों में भी परिवर्तन ना हो। ये सारी इसकी मान्यताएं कहलाती है, ये सारी इसकी मान्यताएं, इसको याद करने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है। जब भी मैंने आपको लिखा था अन्य बातों को या अन्य घटकों को स्थिर रखने पर, तो अन्य जो बातें स्थिर हैं वो यही है, उसका विस्तार है, उसको खोल के हमने लिखा है। यही मांग के नियम की मान्यताएं हैं। तो इस क्लास में इतना ही हम पढ़ेंगे। इस क्लास में हमने मांग के नियम का अर्थ, मांग के नियम की मान्यताएं, मांग सारणी, मांग वक्र और मांग वक्र के ऋणात्मक होने के कारक, इतने बातों का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और कंटेंट लेके इसके आएंगे। तब तक के लिए जय भारत।